दोस्तों साल था 2016, अक्टूबर का महीना था। एक लड़की स्कूल से निकलती है अपने घर जाने के लिए। 16 साल के आसपास की उम्र है उस लड़की की। रास्ते में उसको कुछ अज्ञात लोग घेर लेते हैं और ब्रूटली उसको ऊपर अटैक करते हैं। किसी तरह उनसे जान बचाकर अपनी लड़की घर पहुंचती है अपने, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो बहुत सारी चोटें उसके अंदर डिटेक्ट की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। ये लड़की थी फिडोर एमेलियनेंको की। ऐसा क्यों हुआ? फिडोर एमेलियनेंको कौन थे, कौन है, और उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कहानी है उसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिडोर एमेलियनेंको को आज तक की एमएमए हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट हैवीवेट फाइटर माना जाता है। आज जो एमएमए हैवीवेट फाइटर्स हैं, जिनमें जॉन जोन्स भी शामिल हो चुके हैं, डेनियल कॉर्मिये, स्टीपे मियोचिच और फ्रांसिस नगानो, इन लोगों को देखा जाता है। लेकिन जब एमएमए का स्पोर्ट्स शुरू हुआ था 2000s के दौरान, तब उस टाइम पे एक ही किंग हुआ करता था एमएमए हैवीवेट दुनिया का, जिसका नाम था फिडोर एमेलियनेंको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस फाइटर की पूरी ज़िंदगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फिडोर एमेलियनेंको का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1976 में सोवियत रशिया में। यूक्रेन का एक स्टेट हुआ करता था जहाँ पे उनका जन्म हुआ। 2 साल के जब ये थे तो उस दौरान इनके पिताजी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के रशिया शिफ्ट हो गए। एंड सिंस देन फिडोर रशिया के ही नागरिक रहे हैं अभी तक। फिडोर ने, जो उनके कोच हैं वो बताते हैं कि फिडोर ने लगभग 11 साल की उम्र से ही सांबो, जो रशिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, और जूडो की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और इतनी कम उम्र से प्रैक्टिस स्टार्ट करने की वजह से ही उनके अंदर रेजिलियंस, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सारी जो एक एथलीट के अंदर जो डिसिप्लिन और जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर आ गई। और फिडोर बहुत कम उम्र से ही हार्ड वर्क करना, एक्सेल करना, ये सब चीज़ें सीख गए थे। साल आता है 1995 जब फिडोर ग्रेजुएट होते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और 1995 में उन्होंने रशियन आर्मी ज्वाइन करी एज अ इन द फायर आर्म डिपार्टमेंट। जो फायर फाइटर्स होते हैं उस टीम में इन्होंने रशियन आर्मी में जगह बनाई। 1 साल तक वो एज अ फायर फाइटर जुड़े रहे रशियन आर्मी के साथ, और दूसरे साल 1996 से 1997 के दौरान वो जो टैंक टीम होती है, जो टैंक्स ऑपरेट करती है वॉर्स एंड ऑल दी सिचुएशंस, उसके पार्ट रहे फिडोर एमेलियनेंको। 1997 में ही फिडोर को मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स जूडो और सांबो दोनों में हासिल हुआ, जिसके बाद इनकी अचीवमेंट्स आज तक अनकाउंटेबल हैं। 2000 का साल आता है, सन 2000 आता है, और फिडोर को बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से फिडोर मिक्स मार्शल आर्ट्स को एज अ करियर अडॉप्ट करते हैं और मिक्स मार्शल आर्ट्स में एंटर करते हैं। और जो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ वो जाके थमा 2023 की 4 फरवरी को। हम बात करेंगे उनके पूरे एमएमए फाइटिंग करियर के बारे में। सो फिडोर स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एमएमए फाइटर थे, क्योंकि जूडो का उनका बैकग्राउंड था। तो जूडो के फाइटर्स नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जूडो में थ्रोज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने इस वीडियो में जूडो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अपनी चौथी फाइट फिडोर हार जाते हैं। वो भी हारते इसलिए हैं क्योंकि उस फाइट में एल्बो मारना अलाउड नहीं था, और जो उनके ओपोनेंट थे वो पंच करते टाइम उनका एक एल्बो जाता है और फिडोर के सिर पे लगता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक कट बन जाता है और डॉक्टर्स इस फाइट को रोक देते हैं। सो एक्चुअल में वो फाइट इलीगल तरीके से फिडोर हारे, वो भी हारे नहीं थे। इसके बाद 2003 से लेकर के 2010 तक फिडोर को कोई हरा नहीं पाया। दैट गाय रिमेन्ड अनडिफीटेड कम्प्लीटली। कोई उस बंदे को हरा ही नहीं पाया एमएमए हैवीवेट डिवीजन में। इनका एमएमए का जो एक्चुअल जो करियर स्टार्ट हुआ वो प्राइड फाइटिंग चैंपियनशिप से स्टार्ट हुआ, पीएफसी। 2003 में प्राइड इन्होंने साइन किया, जो उस टाइम पे जापान में आज जैसा यूएफसी है यूएस में, मतलब एक तरीके से मोनोपोली है इसकी एमएमए वर्ल्ड पे। इसी तरह से कुछ सिचुएशन थी प्राइड की भी, जब प्राइड के फाइटर्स पूरी दुनिया के एमएमए फाइटर्स को हराते थे और एक तरीके से मोनोपोली हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर एमएमए प्रमोशन था ये उस टाइम पे। तो प्राइड साइन करते हैं फिडोर एमेलियनेंको 2003 में, और पहली बार वो अपना जो पहला बेल्ट जीतते हैं वो एंटोनियो नोगेरा के अगेंस्ट जीतते हैं अपनी फाइट में। इस फाइट में एंटोनियो नोगेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फेवरेट थे, और
फेडोर उस फाइट में एक अंडरडॉग की तरह आए और 20 मिनट तक उन्होंने एंटोनियो नोगेरा को डोमिनेट किया और उसके बाद एक यूनानिमस डिसीजन के थ्रू अपना पहला हैवीवेट बेल्ट जीता, जो वो कभी नहीं हारे। जब तक प्राइड एग्जिस्ट करता रहा तब तक वो अनडिफिटेड हैवीवेट चैंपियन बने रहे। बहुत सारे टाइटल डिफेंसेस किए, बहुत बड़े बड़े यूएफसी के प्रीवियस चैंपियंस और ऐसे फाइटर्स को हराया जो बाद में जाके यूएफसी के चैंपियंस बने। इन फाइटर्स में हैरी गुडरिच का नाम आता है। फेडोर की बहुत ही आइकॉनिक फाइट हुई थी केविन रैंडलमैन के साथ, जिसमें केविन रैंडलमैन ने फेडोर को एक जर्मन सुप्लेक्स दिया था, जिसकी जो हाइलाइट्स, जो रील्स हैं, वो जो मोमेंट है, वो एमएमए हिस्ट्री के सबसे फेमस मोमेंट्स में से एक माना जाता है। और कमेंटेटर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हमें तो लगा कि वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट डेथ इन द हिस्ट्री ऑफ एमएमए। इतना ब्रूटल वो सुप्लेक्स था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बताते हैं कि फेडोर के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई और कुछ ही मिनट्स के बाद उन्होंने केविन रैंडलमैन को वहाँ पे सबमिट कर दिया था और ये फाइट जीत गए थे। सो उस मोमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि फेडोर एमेलियानेंको रुकने वाले नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाएंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर्स ऑफ एमएमए। इसके बाद इनका सिलसिला चलता रहा। इन्होंने इस दौरान कई फाइटर्स को हराया प्राइड में और अपना एक दबदबा कायम रखा। 2006 में जब प्राइड बिक गई, इसको खरीद लिया गया, फर्तीतो ने खरीद लिया इसको, तो यूएफसी क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था यूएस में एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो डेना वाइट ये चाहता था कि फेडोर एमेलियानेंको यूएफसी को साइन करें और इनकी जो फाइट्स वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी इन्होंने, डेना वाइट ने, और उनको बहुत सारे तरीके से ऑफर्स दिए गए। बताया जाता है कि एक अनडिस्क्लोज्ड आइलैंड पे ये लोग, इनकी मीटिंग हुई जहाँ पे दोनों साइड्स ने अपनी बातें रखी, लेकिन बात बन नहीं पाई। यूएफसी का साइड ये बोलता है कि 2006 के आसपास M1 ग्लोबल करके एक फाइटिंग प्रमोशन था रशिया का, जिसको को ओन भी कर रहे थे फेडोर। तो इनका ऐसा डिमांड था कि यूएफसी जो है ये M1 ग्लोबल को प्रमोट करे, मतलब साथ में मिलकर लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, एक दूसरे के फाइटर्स की फाइट्स ऑर्गेनाइज करें। यूएफसी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। वहीं फेडोर का जो साइड है उसका ये कहना है कि डेना वाइट ने अच्छे पैसे ऑफर नहीं किए, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था उनका फेडोर के प्रति, जो हम आज भी देखते हैं। डेना वाइट काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन इंसान है, दैट गाय हैज़ मेड इट ऑन हिज ओन, तो उस बंदे में थोड़ा एग्रेशन तो है। सो फेडोर का साइड ये बोलता है कि डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और कुछ अनफेयर ऑफर्स की वजह से उन्होंने मना किया यूएफसी साइन करने से, जो आज तक ये डील नहीं हो पाई। इसके बाद फेडोर और भी अलग अलग प्रमोशन से लड़ते रहे और इस दौरान स्ट्राइक फोर्स में उनकी फ़ाइट्स हुई, जिसमें 3 फाइट वो लगातार हारे, जिसमें इसके बाद इनका एफिलिएशन हुआ बेलेटोर के साथ। 2016 में इनका एफिलिएशन बेलेटोर के साथ भी हुआ, जहाँ पे इन्होंने चेल सोनेन को हराया, जहाँ पे इन्होंने मार्क हंट को हराया और भी कुछ ऐसे एमएमए के लेजेंड्स फाइटर्स थे जिनको इन्होंने हराया। फाइनली फेडोर का जो रिटायरमेंट हुआ, फेडोर ने एक्चुअली 2 बार रिटायरमेंट लिया। पहली बार उन्होंने रिटायरमेंट लिया था 2012 में, लेकिन 2012 में रिटायर होने के बाद एमएमए वर्ल्ड कहीं ना कहीं ऐसा था कि हैवीवेट में कुछ खास ऐसा बचा नहीं था, एक्साइटमेंट थी नहीं। सो फेडोर को लगा कि उनके पास अभी कुछ फाइट्स और बची हुई जिसमें वो जाकर के डोमिनेट कर सकते हैं। सो 2015 में उन्होंने अपना कम बैक किया और 16 में जैसे मैंने आपको बताया कि बेलेटोर के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और काफ़ी फाइट्स लड़ी वहाँ पे। और रायन बेडर करके एक हैवीवेट फाइटर है बेलेटोर में, जो चैम्पियन भी हैं। रायन बेडर के अगेंस्ट उनकी 2 फाइट्स हुई, दोनों बार हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए हुई, दोनों बार वो फाइट्स को हार गए। और उनकी आखिरी फाइट जो हुई है इसी साल 2023 में 4 फरवरी को हुई थी रायन बेडर के ही अगेंस्ट, उसी हैवीवेट चैम्पियनशिप बेल्ट के लिए, जिसमें ग्राउंड एंड पाउंड के थ्रू रायन बेडर ने हराया फेडोर एमेलियानेंको को। और इस तरह उस आखिरी फाइट के बाद फेडोर एमेलियानेंको ने हमेशा के लिए एमएमए वर्ल्ड को अलविदा कहा और रिटायरमेंट लिया। उस इवेंट पे बहुत बड़े बड़े एमएमए के लेजेंड्स भी मौजूद थे, जिनमें चेल सोनेन, रैम्पेज जैक्सन, हॉयस ग्रेसी जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स उस मंच पे मौजूद थे उनको फेयरवेल कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए। सो ये थी फेडोर एमेलियानेंको की ज़िंदगी की कहानी। ऐसा बोला जाता है कि ये इंसान जो है ये स्टोइसिज्म को बहुत ज़्यादा मानता है अपनी लाइफ में। और हम आते हैं उस बात पे कि उनकी बेटी को अटैक क्यों किया गया था। तो 2016 के दौरान रशिया में एक स्टेट है चेचनिया, जिसके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो रामजान कादिरोव हैं। रामजान कादिरोव एक एमएमए प्रमोशन भी रन करते हैं, काफ़ी बड़े फ़ैन हैं वो एमएमए के, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट्स के, और यूएफसी के बड़े बड़े एमएमए फाइटर्स भी जाते रहते हैं उनके घर। तो उन्होंने एक फाइटिंग एमएमए प्रमोशन की शुरुआत करी थी, जिसमें वो 8 साल के बच्चों को
बिना हेड गियर बिना प्रोटेक्शन के लड़वा रहे थे। इवन उनके खुद के बच्चे भी उस प्रमोशन में लड़ रहे थे, फाइट्स लड़ रहे थे। सो फेडोर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उस टाइम पे एमएमए यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे, रशियन एमएमए यूनियन के। उन्होंने उस चीज़ को कॉल आउट किया। उनका मानना था कि चीज़ें फेयर तरीके से होनी चाहिए। स्टॉइक होने के नाते वो वर्चूज़ में, ह्यूमन वर्चूज़ में, काइंडनेस और इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। सो इस चीज़ को उन्होंने कॉल आउट किया, और उसी के रिस्पॉन्स के तौर पे ऐसा रिपोर्ट्स में आया है कि रामजान कादिरोव के जो लोग थे, उनके फैंस थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने इनकी बेटी को ब्रूटली अटैक किया। और कुछ टाइम के बाद रामजान कादिरोव ने खुद एक इंस्टाग्राम वीडियो में ये आकर के डिक्लेयर किया कि जो भी लोग अभी भी फेडोर को अटैक कर रहे हैं वो ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि फेडोर को उनकी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। सो एक स्टॉइक इंसान, एक अच्छा इंसान होने का ये रिवॉर्ड भी मिलता है कभी कभी, कि ऐसे लोग आपको अटैक करने लग जाते हैं जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। गलत चीज़ों को अपोज करने के लिए भी आपको कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक इंसान वही होता है जो इन सारी चीज़ों के बावजूद अच्छाइयों पर टिका रहे। फेडोर की पूरी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल है सारे एमएमए फाइटर्स के लिए, क्योंकि हम जब भी देखते हैं उनकी फ़ाइट्स जब चल रही होती तो ही इज़ अ विशियस किलर, लेकिन फाइट्स ओवर होने के तुरंत बाद अपने फाइटर्स को गले लगाना, और वो भी उन दिनों जब एमएमए का स्पोर्ट बहुत नया था, एग्रेशन हुआ करता था फाइटर्स के अंदर, रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं प्राइड चैंपियनशिप के रूल्स पे बात करूंगा, क्योंकि कई बार यूएफसी से ये मांग की जाती है कि वो प्राइड फाइटिंग चैंपियनशिप के रूल्स को इम्प्लीमेंट करे यूएफसी में। सो एक वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे कि रूल्स क्या क्या हुआ करते थे। बट इतना सिंपल आप जानिए कि इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे फाइटर्स उस टाइम में। इस तरीके का डिमेनर, इस तरह का कंपोजर दिखाना, अपने ओपोनेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखना, कभी कोई अग्रेशन नहीं, कभी कोई ट्रैश टॉक नहीं, आना फाइट ख़त्म करना चले जाना, ये फेडोर एमेलियनिको का की पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करता था। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ फेडोर एमेलियनिको। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब इस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे फाइटर्स और उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ हम जानेंगे, जिन्होंने काफ़ी हद तक बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे इंस्पायर किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड वन पीपल। जय हिंद।